जय हिंद साथियों, मैं सचिन प्रताप सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं करियर टाइम कोचिंग देश की कोचिंग में। दोस्तों, आज हमारे बीच में जो मेहमान उपस्थित हैं उनका नाम है विष्णु शुक्ला जी। हमारी करियर टाइम कोचिंग के बहुत ही होनहार छात्र रहे हैं विष्णु जी, जिन्होंने सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में बरेली शहर में सर्वाधिक अंक लाकर पूरे बरेली शहर में करियर टाइम कोचिंग का नाम रोशन किया है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं कि विष्णु के सीटेट में आउट ऑफ 130 मार्क्स आए और यूपी टेट में विष्णु ने स्कोर किया है 124। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर टाइम कोचिंग में। थैंक यू वेरी मच। और विष्णु, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे नींव बहुत जरूरी होती है, बहुत बेस बहुत जरूरी होता है, इसी प्रकार से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, कृपया आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर, मेरा नाम विष्णु शुक्ला है और मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ। ओके। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर जो है प्राइवेट जॉब में हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और इसके अलावा मेरी 2 सिस्टर्स हैं। सर, अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने 10th तक की एजुकेशन यूपी बोर्ड की एक छोटे से स्कूल से की है। ओके। और 10th 11th 12th मैंने मनोहर भूषण इंटर कॉलेज बरेली से किया है। सर, फिर उसके बाद 12th करने के बाद जस्ट आफ्टर 12th मैंने एनडीए के एग्जाम में मैं अपीयर हुआ और वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। देन अपीयर्ड इन द एसएसबी इंटरव्यू, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्क्रीन्ड आउट देयर। सो देन एक बार मैंने और अटेम्प्ट दिया उसे एनडीए, बट देन आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट। सो दिस वाज द टाइम बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन। तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा विष्णु, एक बार आप मुझे क्लास में बता रहे थे कि जैसे कि आपने फिर बीटेक में एडमिशन ले लिया और मैकेनिकल ब्रांच से आपने बीटेक किया, क्या थोड़ा उसके बारे में बच्चों को बताना चाहेंगे? बीटेक में क्या आपकी जो रैंक रही कॉलेज में वो क्या रही, थोड़ा सा बच्चों को बताइए इस बारे में। सर, उसके बाद जब इसी टाइम में 1 साल निकल गया था तो मैंने अगले साल 1 ईयर गैप के बाद बीटेक में एडमिशन लिया फ्यूचर इंस्टीट्यूट में, जो कि बरेली में लिया है। ओके। और वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था विद 82%। वेरी गुड। विष्णु, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी। थैंक यू। ये बहुत सारी आज के एज में जब स्टूडेंट चाहते हैं कि यार एक जॉब मिल जाए, वहीं पे आपने 3-4 गवर्नमेंट जॉब्स क्वालिफाई किया उनको, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक सवाल मेरे मन में अभी अभी उठा जब आपने बताया कि आपने बीटेक करा है, तो जितना मैं जानता हूँ बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि किसी एमएनसी में जॉब करने की, हर उस बैचलर की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर बीटेक करने के बाद आपका ये मन कैसे हो गया कि उत्तर प्रदेश के ये जो प्राइमरी स्कूल है इसमें टीचर बनना है? एक तरफ आप टेक्निकल फील्ड में, एक तरफ ये नॉन टेक्निकल फील्ड, तो इतना शिफ्ट कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, एक्चुअली ड्रीम तो मेरा गवर्नमेंट जॉब का ही था स्टार्टिंग से, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट टेक्निकल फील्ड में ही, गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल फील्ड में। तो सर, मैंने भी गेट आईएएस के बारे में सोचा था। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हुए प्रिपरेशन करने के लिए, लेकिन मैं इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो मैं नहीं जा सका। तो सर, इसी बीच जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था उसके बाद बीटीसी के फॉर्म आए, मैंने फॉर्म फिल किया और मुझे बरेली का जो गवर्नमेंट डाइट है वो मिल गया। लेकिन सर उसके बाद भी फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं टेक्निकल से नॉन टेक्निकल में जा रहा हूँ। लेकिन सर फिर एक बात जो मेरे माइंड में क्लिक की कि अगर हम जैसे लोग, मतलब ये कन्वेंशनल माइंडसेट है कि बीटेक कैंडिडेट है तो वो टीचर बनेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने ये सोचा कि इसे तोड़ना पड़ेगा। अगर हम जैसे लोग, जब तक हम जैसे लोग प्राइमरी एजुकेशन की फील्ड में एंटर नहीं करेंगे तब तक प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, शिक्षा का विकास नहीं होगा। यस सर। तो सर यही एक विजन था कि हम जो हैं, मतलब हम जैसे मेरे तरीके के और भी ग्रेजुएट्स हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, वो भी प्राइमरी एजुकेशन की फील्ड में एंटर करें और प्राइमरी एजुकेशन की जो तस्वीर प्रदेश में बनी हुई है उस तस्वीर को बदलें। ये बहुत अच्छी सोच है विष्णु आपकी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सोच में जो है बहुत जल्द जो है सफलता मिलेगी और आपके जैसे और भी लोग इस तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन टॉपर एक ही होता है।
तो कुछ ना कुछ तो टॉपर और बच्चों से अलग करते ही हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में हमारे ही टॉपर विष्णु शुक्ला जी से कि उन्होंने सीटेट और यूपीटेट की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। तो विष्णु मुझे बताइए कि आपने यूपीटेट और सीटेट की तैयारी करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से व्हाटएवर यू डू विद ऑल योर हार्ट। यस बिल्कुल सही है। और सर दूसरी बात जो है वो होती है प्रॉपर गाइडेंस। आपको अच्छे मेंटर्स मिले जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करें। तीसरी चीज सर होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सर मैंने सबसे पहले तो एक प्रॉपर गाइडेंस मुझे ढूंढना था। तो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बताया करियर टाइम कोचिंग के बारे में। मैं वहाँ गया। हाँ सर, तो सर वहाँ मुझे जितने भी टीचर्स थे मतलब फर्स्ट 3 डेज में ही मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा सभी का गाइडेंस। चाहे वो सत्यम सर ने इंग्लिश पढ़ाई, मैथ्स हमारे प्रदीप सर ने पढ़ाई या हिमांशु सर ने साइकोलॉजी पढ़ाई, सभी अपना 100% ले रहे थे और मुझे कोचिंग का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। तो सर मैंने चूज़ किया कि मुझे करियर टाइम से ही कोचिंग करनी है। अच्छा, डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा था कोचिंग का और खासकर सचिन सर आप जो हैं वो काफ़ी हर एक बच्चे को इंडिविजुअली काफ़ी उसका ख्याल रखते हैं और हर चीज़ उसकी मॉनिटर करते हैं कि प्रोग्रेस को। तो सर ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कोचिंग में। बाकी सर हर टीचर चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ्स हो सभी टीचर्स बिल्कुल जीरो से लेके चलते हैं। मतलब अगर आपकी बिल्कुल भी कमांड नहीं है किसी भी सब्जेक्ट पे तो टीचर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे। यस ये बात जीरो से लेके हीरो तक हीरो बनाने। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। ठीक है सत्यम सर। और हाँ विष्णु, एक सवाल काफी स्टूडेंट्स मुझसे भी पूछते रहे हैं और मुझे लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो यूपी टेट का एग्जाम है जो सिलेबस है वही तो सीटेट का सिलेबस है, तो एक कोर्स की प्रिपरेशन करके दूसरा ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाता है। क्या ये सच है? और अगर नहीं सच है तो क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है बिटवीन यूपी टेट एंड सीटेट? ये मैं चाहता हूँ जरूर आप बताएं स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोर किया है। सर अगर यूपी टेट और सीटेट की बात करें टू बी ऑनेस्ट दे आर क्वाइट डिफरेंट। ओके सर एक्चुअली सीटेट जो है वो कंसेप्ट्स पे बेस्ड है। ठीक है, कंसेप्चुअल पेपर है। ओके। और यूपी टेट में नॉलेज चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज आपको चाहिए होती है। तो अगर आप सीटेट में या यूपी टेट में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं सबसे पहले आपको पेडागोजी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं। नहीं तो पेडागोजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपी टेट में या सीटेट में? सर ये तो अनडाउटेडली सीटेट के अंदर। ओके। क्योंकि सर सीटेट में 30 मार्क्स का पेडागोजी सेक्शन में तो पेडागोजी आती ही है। उसके अलावा सर जो बाकी के सेक्शंस होते हैं हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, इन सब में भी 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है आउट ऑफ 30। यस। ओके। विष्णु थोड़ा सा दादा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि विष्णु जैसे कि मुझे थोड़ा सा ईवीएस के बारे में बताएं, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बताएं, पर्यावरण विज्ञान के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि पर्यावरण विज्ञान की तैयारी जो है बच्चे कहाँ से करें, कैसे करें कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है बच्चों के हो जाए। ईवीएस के बारे में थोड़ा सा बताइए 2 मिनट में। सर अगर सबसे पहले मैं सीटेट की बात करता हूँ, अगर सीटेट में हम ईवीएस की बात करें तो 15 मार्क्स की तो पेडागोजी होती है। मतलब आपको पेडागोजी तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपकी हर सब्जेक्ट में काम करेगी। लेकिन सर अगर 15 मार्क्स कंटेंट की बात करें तो सर वो कंटेंट जो है वो आता है एनसीईआरटी 3rd to 5th। मतलब आपको 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब बोर्ड के बच्चों को पी जानी है। हाँ सर। ठीक है, क्लास 3rd से लेके 5th तक की एनसीईआरटी। अच्छा ठीक है। तो भी सर अगर आप उसे सिंपली रीड भी करते हैं तो वो आपकी हो जाएगी क्योंकि जनरल सी बातें होती हैं। क्योंकि 3rd to 5th की पेडागोजी कंटेंट है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ओके ओके। लेकिन सर अगर यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट के अंदर ईवीएस का जो सिलेबस है वो काफी ब्रॉड है। ईवीएस के अंदर आपको ज्योग्राफी भी मिल जाती है, साइंस भी मिल जाती है और ईवीएस एनवायरनमेंट तो है ही, तो बाकी उसमें पॉलिटी भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है। मतलब काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं जीएस का एक रूप धारण कर रही है। विष्णु जैसे कि अभी आई थिंक जो हमारा टेट का पेपर हुआ था अगर आपको याद होगा तो ईवीएस का बच्चे पेपर बोल रहे थे कि ईवीएस का पेपर काफी टफ आया, कठिन आया और ईवीएस के क्वेश्चन ही आई थिंक नहीं पूछे गए, सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चन दादा उसमें ऐसा बच्चे कह रहे थे कि जीएस के क्वेश्चन पूछे गए। क्या ये बात सही है? यस सर, ये बात बिल्कुल सही है। जो एनवायरनमेंट का सेक्शन था वो डिफिकल्ट था। ओके। अगर हम लास्ट ईयर की कंपैरिजन देखें तो सर उसके अंदर जीएस ज्यादा आई थी क्योंकि सर ईवीएस का जो सिलेबस है वो डेफिनेट नहीं है, वो आपका कहीं से भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा हर एक चीज के लिए।
बाकी सर इसमें थोड़ा स्कूलिंग का भी इफेक्ट पड़ता है कि अगर आपने बचपन में Basic education सही अच्छी से है। पढ़ रखी है, अगर हाँ। आपकी बेसिक एजुकेशन अच्छी Basic है education अच्छी तो है। आपको उस टाइम काम करती है। ओके। बाकी सर तैयार तो आपको करना ही पड़ता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है आपसे, और वो क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि विष्णु, आप बच्चों को ये बताइए, हमारे जो स्टूडेंट इस टाइम हमें देख रहे हैं, कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी में सी-टेट में कितना स्कोर किया था और टेट में कितना स्कोर किया था? थोड़ा सा अपना स्कोर बताइए मुझे, चाइल्ड साइकोलॉजी का बताइए। सर चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेरे सी-टेट में 29 आउट ऑफ 30 थे, और अगर यूपी-टेट की बात करें तो 28 आउट ऑफ 30 थे। वेरी गुड। तो सर पेडागोजी की अगर स्पेशली बात करें तो पेडागोजी में सबसे पहला रूल तो यही है, थिंक लाइक अ टीचर। और सर जो सेकंड पॉइंट है वो है डिस्कशन। आप जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे पेडागोजी को, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी। क्लास में एक माहौल होना चाहिए Yes, sir. डिस्कशन वाला। कि मतलब ये है कि ऑफलाइन जो क्लासेस हैं बहुत जरूरी बहुत होती है, जरूरी क्योंकि होती है। ग्रुप डिस्कशन से ज्यादा जितनी बढ़िया पढ़ाई होती है वो उतना आप अकेले बैठ के आप मोबाइल पे ग्रुप नहीं से कर नहीं सकते देख हैं सकते बच्चों। हैं, actually। और बच्चों में सभी बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चों, ये साइंटिफिकली एकदम प्रूव है कि जितनी चीजें हम मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं वो हमें याद रहती हैं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटे के लिए, लेकिन जब हम क्लासरूम में जाके पढ़ते हैं, टीचर हमारे सामने फेस टू फेस होता है, तो ये सारी की सारी बातें हमें काफी लंबे समय तक ज्यादा याद रहती हैं। तो इन बातों पे भी हमें ध्यान देना है। एग्जैक्टली। और विष्णु, जाते जाते एक संदेश क्या देना चाहते हैं आज के यूथ को जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए लगा पड़ा है? कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें हाल ही में शुरू करी है तैयारी, कुछ हैं जो 2-3 साल से लगातार कर रहे हैं बट Yes. वो सक्सेस मिल नहीं पा रही। तो कौन सी चीज है जो उन्हें मोटिवेट Motivate करती करे। है अक्सर? क्या आप कहना क्या चाहते हैं? संदेश देंगे? सर एक्चुअली मोटिवेशन जो है वो तो इंटरनल मोटिवेशन ही बहुत काम जरूरी करता है, है, काम और करता है। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कुछ लोगों की कंडीशंस भी होती हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करती हैं। तो सर मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। बाकी सर आप ट्राई करें, आप अटेम्प्ट करें किसी भी चीज़ को, फेलियर से मत डरिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फेलियर फेस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। क्या बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो असिस्टेंट लोको पायलट में मेरे 3 स्टेजेस मैंने क्वालिफाई किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हो पाया। तो सर फेलियर से तो नहीं डरना है, बिल्कुल उतना ही सही ज़्यादा बात है। मोटिवेट करेंगे फेलियर्स आपको अपनी सक्सेस की तरफ। Very तो good. विष्णु, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में आए और आपने बच्चों को इतने अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।